अगर स्पर्म काउंट 0 हो तो क्या बायोलॉजिकल फादर बनना पॉसिबल है? ज्यादातर लोग सीधा नहीं सुन ले और वहीं से उनकी होप छोड़ देते हैं। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। क्या 0 स्पर्म काउंट केसेस में एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसका नाम है वेरिकोसील, और ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इस वीडियो में मैं समझाता हूँ पूरा सच साइंस के साथ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अशंक बंसल और मैं एक इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट और एंडोवास्कुलर सर्जन। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए, मैं आपको सवाल का जवाब दूं। तो पहले समझते हैं एजोस्पर्मिया होता क्या है। एजोस्पर्मिया का सिंपल मतलब है सीमेन में स्पर्म सेल्स का ना होना। एजोस्पर्मिया दो तरह के होता है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया और एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया मतलब स्पर्म प्रोडक्शन नॉर्मल होती है लेकिन किसी ब्लॉकेज की वजह से स्पर्म सीमेन तक पहुंच नहीं पाता, जैसे एक पाइप ब्लॉक हो जाता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में यहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन होती है बट इफेक्ट हो जाती है, और ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैटेगरी है। ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वेरिकोसील का कनेक्शन सेकेंड टाइम मतलब नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के साथ होता है, और यही वही टाइप है जिसमें ट्रीटमेंट के बाद स्पर्म वापस आने के जेन्युइन चांसेस होते हैं। तो वेरिकोसील और 0 स्पर्म प्रोडक्शन का क्या कनेक्शन है? यहाँ एक नंबर सुन के आपको शॉक लगे। इनफर्टिलिटी के लिए आने वाले केसेस में 40% में वेरिकोसील पाया जाता है। एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स में भी एक सिग्निफिकेंट परसेंट पेशेंट्स हैं जिनको वेरिकोसील होता है। अब सवाल ये है, वेरिकोसील स्पर्म प्रोडक्शन को कैसे इफेक्ट करता है? वेरिकोसील के कारण स्क्रोटम में वेन्स मोटी हो जाती है और ब्लड फ्लो रिवर्स होता है, इसके कारण से खून उधर ही जमा हो जाता है। तो इसके 3 मेजर इफेक्ट्स होते हैं। पहला, टेस्टिस का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। स्पर्म प्रोडक्शन टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोसेस है, छोटी सी हीट बढ़ने से प्रोडक्शन काफी कम हो जाता है। दूसरा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, ये स्पर्म प्रोडक्शन सेल्स को डैमेज करती है। तीसरा, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी इफेक्ट होता है जो स्पर्म डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल। ये सब मिलके स्पर्म की प्रोडक्शन को इतना कम कर देते हैं कभी कभी सीमेन में स्पर्म दिखता ही नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ट्रीटमेंट के बाद क्या स्पर्म वापस आता है? मैं आपको एक ऑनेस्ट रिसर्च बैक जवाब देता हूँ। रिसेंट मेडिकल स्टडीज क्लियरली बोलती है जब वेरिकोसील का ट्रीटमेंट किया जाए तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स में 20 to 40% केसेस में स्पर्म सीमेन में वापस दिखना शुरू हो जाता है कुछ महीनों के अंदर। लेकिन यहाँ एक पर्सपेक्टिव समझना जरूरी है। अगर ट्रीटमेंट से पहले चांसेस 0 था और ट्रीटमेंट के बाद 20 से 40% हो जाता है, एक ह्यूज परसेंटेज शिफ्ट है। जिन केसेस में स्पर्म सीमेन में वापस नहीं आता है उनमें भी ट्रीटमेंट के बाद टेस्टिस के अंदर स्पर्म रिट्रीवल के चांसेस सिग्निफिकेंटली बेटर हो जाते हैं। ट्रीटमेंट से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरफ से फायदा होता है। अगर स्पर्म सीमेन में वापस ना आए तो क्या ऑप्शन? अगर वेरिकोसील ट्रीटमेंट के बाद भी सीमेन में स्पर्म नहीं आता है तो अगला स्टेप होता है TESE मतलब टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। इसमें हम डायरेक्टली टेस्टिस के अंदर जाके स्पर्म्स को रिट्रीव करते हैं, चाहे सीमेन में वो दिखे ना रहा हो या दिख रहा। और यहाँ रिसर्च का एक पावरफुल फाइंडिंग है, वेरिकोसील ट्रीटमेंट के बाद टेस्टी के थ्रू स्पर्म मिलने के चांसेस सिग्निफिकेंटली बेटर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू उन केसेस में अभी वेरिकोसील ट्रीटमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब चाहे स्पर्म नॉर्मली वापस ना भी आए, ट्रीटमेंट फ्यूचर ART प्रोसीजर्स जैसे कि IVF, ICSI ये सक्सेस के चांसेस को इम्प्रूव करता है। हर केस सेम नहीं होता है, ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स डिपेंड करता है। अगर टेस्टिस अभी भी कुछ फंक्शनल टिश्यू रखता है तो रिस्पॉन्स बेटर होता है। हार्मोन लेवल्स पर FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स डॉक्टर को बताते हैं कि टेस्टिस कितना एक्टिव है। एजोस्पर्मिया का एग्जैक्ट टाइप और अंडरलाइन कॉज कुछ जेनेटिक है या सीवियर केसेस में रिस्पॉन्स लिमिटेड हो जाता है। वेरिकोसील की ग्रेड पर जितना सिग्निफिकेंट वेरिकोसील है तो ट्रीटमेंट का इम्पैक्ट उतना अच्छा होता है। इसलिए ये डिसीजन सिर्फ एजोस्पर्मिया है के बेसिस पर नहीं लिया जाता है, बल्कि प्रॉपर हार्मोनल इवैल्यूएशन और अल्ट्रासाउंड के बाद एक पर्सनलाइज्ड असेसमेंट हम करते हैं। सो इसके लिए अभी वेरिकोसील के लिए एडवांस्ड ट्रीटमेंट क्या आई? एक बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव कुछ भी बिना टाके के ट्रीटमेंट है जिसको हम वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। इसमें हम एक छोटी सी सुई से जाके वेरिकोसील को ड्रेनिंग वेन है जिसको हम इंटरनल स्पर्मेटिक वेन बोलते हैं, उसमें हम कैथेटर डालते हैं और उसको जाके हम एम्बोलाइज करते हैं। इसमें कुछ भी टाका नहीं आता है, लोकल एनेस्थीसिया में होता है। पेशेंट सेम डे घर जा सकते हैं और अगले ही दिन से अपना सब रूटीन एक्टिविटीज रिस्टोर कर सकते हैं। और रिसर्च में आउटकम्स सर्जरी से इनफैक्ट बेटर होते हैं कि ये प्रोसीजर टेस्टिस टिश्यू को सर्जरी के रिस्क से बचाता है, जो फ्यूचर टेसी प्रोसीजर के लिए हेल्दी टिश्यू को प्रिजर्व करता है। तो दोस्तों, एजोस्पर्मिया जैसे सेंसिटिव केसेस में जहाँ टेस्टिस फंक्शन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है, एक मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक है जो आपको हम एडवाइस करते हैं। ये एक लॉजिकल चॉइस बनता है। अगर आपको इस पूरे डायग्नोसिस टू ट्रीटमेंट का स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी है तो मैंने स्क्रीन पर एक और वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देखिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, हम उसका पर्सनली रिप्लाई दें। मिलते हैं अगले वीडियो के पहले, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।